सीरिया में बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया है। असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर कब्जा जमा लिया है विद्रोहियों ने। तो विद्रोहियों का अब तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों पर कब्जा हो चुका है, पूरे देश पर कब्जा हो चुका है। और ये देखिए तस्वीरें, लग्जरी कारों का बेड़ा बशर अल असद का, सीरिया के राष्ट्रपति का, अब इस पर धावा बोला गया है और तमाम लग्जरी गाड़ियों पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। और वहीं असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। दमिश्क में बशर के भाई माहिर असद का बंकर नजर आया है। तस्वीरों में भूमिगत बंकर का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए अंडरग्राउंड बंकर जिस पर अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। तो एक एक करके ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही, कहीं अंडरग्राउंड बंकर तो कहीं अंडरग्राउंड जेल, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं एक एक करके जहां जहां विद्रोही पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अंडरग्राउंड बंकर का है जो कि असद के भाई के नियंत्रण में था। तो देखिए, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अभी फिलवक्त सीरिया में क्या हालात बने हैं। आपको बताते हैं। दरअसल सीरिया में इस वक्त हो क्या रहा है। बशर अल असद रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद है और तस्वीरें भी लगातार इसको लेकर सामने आ रही हैं। अंतरिम सरकार बनाने को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अंतरिम सरकार बनवाने में अमेरिका का जो साथ है वो सामने आ रहा है। सीरिया में अमेरिकी सेना इस वक्त मौजूद रहेगी, यह खबर सामने आ रही है। सीरिया में अमेरिका का आईएसआईएस कैंपों पर भी हमला हुआ है। सीरिया में इजरायली फोर्स ने हमलों को तेज कर दिया है। रूस ने सीरिया को लेकर यूएन से दखल की मांग की है दूसरी तरफ, और इसके अलावा विद्रोहियों का रूसी बेस पर हमला नहीं करने का जो भरोसा है वो सामने आया है। और इस वक्त सुमित हमारे सहयोगी मौजूद है। सुमित, क्या देखा जाए, क्योंकि खबर यह सामने आ रही कि एक तरफ असद रूस में है, रूस ये मांग कर रहा है कि यूएन दखल दे, अमेरिका ये बोल रहा है कि वो सीरिया इस वक्त छोड़ेगा नहीं। क्या हालात वहां बन रहे हैं, खास तौर पर नई सरकार के गठन को लेकर? देखिए, नई सरकार का गठन किसी का भी हो, लेकिन एसटीएस की भूमिका, टर्की की भूमिका, अमेरिका की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप देखें कि लगातार एकाएक 27 तारीख के बाद नवंबर में ये ग्रुप कितनी तेजी से अलिप्पो इडलिब के बाद ये पूरे नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में फैले, लगातार वहां पर जो आर्मी थी वो अपने हथियार डालती चली गई। इससे लगातार ये समझ में आ सकता है कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बातचीत हुई है कि देखिए असद को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे विद्रोही ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो और इन इलाकों के अंदर जहां पर ये जो कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मेजोरिटी में, वहां पर ये कोशिश की गई कि जो आर्मी की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कन्फ्रंटेशन ना किया जाए। और धीरे धीरे आप देखिए कि जैसे ही दमिश्क के अंदर लगातार ये ग्रुप एंटर किया, उसके कुछ ही देर बाद इजराइल ने भी गोलान हाइट्स के आसपास के इलाकों में अपने ऑपरेशंस की स्टार्ट कर दिया। उससे पहले इजराइल और अमेरिका लगातार शांत था और अभी पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोकेशंस पे, खासतौर पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, 75 से ज्यादा लोकेशंस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है कि अब सरकार उन्हीं के मतलब की आएगी और रशिया का और ईरान का यहां से निकलने का साफ मतलब है कि अब ये पूरा प्लेग्राउंड या फिर आप कह सकते हैं पूरा इलाका अब इजराइल और अमेरिका के निशानों पर या फिर उनके इशारों पर चलेगा। और सुमित, जो 1-1.5 साल से जो कुछ भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, अगर उस पूरे मानचित्र को देखें तो ऐसा लगता है कि एक सीक्वेंस के तहत सब कुछ हो रहा है। मतलब गाजा के बाद आप लेबनान, हिजबुल्लाह, और अब देखिए सीरिया में क्या हो रहा है। क्या अगला नंबर ईरान का है? यह भी एक सवाल यहां पर उठ रहा है।